Super Saiyan. स्वागत है आपका 11th क्लास में। चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइन। और आपको एक लाइन का स्लोप दिया हुआ है और कोई एक रैंडम पॉइंट दिया हुआ है। क्या आप मुझे बता सकते हैं इसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं? y equals to mx plus c। y माइनस y1 अच्छी कोशिश थी पर वो स्लोप इंटरसेप्ट था। mx माइनस x1 m इंटू एक्स माइनस x1। अब सबको याद आ गया, शुभम को भी याद आ गया होगा, सबको याद आ गया होगा। अब ये हल्की सी बस देखने की जरूरत थी। ये इक्वेशन होती है हमारी लाइन की जिसमें पॉइंट डलता है x1 और y1 की जगह और स्लोप डलता सर है। 2 पॉइंट होते हैं ना बस इसमें, तो बच्चे आपने एक ही पॉइंट दिया। जो 2 पॉइंट वाला होता है वो तो ऐसा होता है y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये वाली होती है। समझे? ओके सर। तो 11वीं क्लास की इस चीज की हमें आज बहुत जरूरत है, इक्वेशन ऑफ लाइन की। क्यों जरूरत है वो आपको पता चलेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब से 5th चैप्टर शुरू करा है काफी फंक्शंस की हमने बातचीत करी है, काफी तरह के फंक्शंस की, और मैंने शुरू में 2-4 ग्राफ भी बना के दिखाए थे। तो एक छोटा सा एक ऐसी फंक्शन ले लेता हूँ। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? वो भी तो एक तरह का फंक्शन ही है, अगर y की जगह fx ले लें। मैं 2 चीजों के बारे में बात करना चाहूंगा। सर्कल ही ले लेता हूँ क्योंकि बचपन से आज तक तुमने सर्कल ही पढ़ा है मेनली। अगर सर्कल के किसी एक पॉइंट से एक लाइन ऐसे निकलती है तो इस लाइन को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाइयों? टेंजेंट। तो टेंजेंट। टेंजेंट। कितने लोगों को ये बात पता है? 9th क्लास में थ्योरम्स भी थी शायद इससे रिलेटेड। सबको पता है? किसी को शक है? नो सर, पता है। नो सर। वेरी गुड। तो ये जो हमारी क्लास में लाली है ना, लाली, जो ये लाल पेन का यूज करके आर्टिस्ट बन रहा है, रुक जाओ मेरे दोस्त, शुक्रिया। अच्छा, ये तो होती है टेंजेंट। अरे टेंजेंट क्या है? टेंजेंट एक लाइन है, इसमें तो कोई शक नहीं है मेरे भाइयों। टेंजेंट एक लाइन है। अब दूसरी चीज, इस टेंजेंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर है इसको बोलते हैं नॉर्मल। टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसको बोलते हैं नॉर्मल। तो मैंने दो नई चीजों को जाना, एक टेंजेंट को और एक नॉर्मल को। मैंने ये जाना कि टेंजेंट और नॉर्मल क्या है। तो टेंजेंट भी एक लाइन है और नॉर्मल भी एक लाइन है। इसमें कोई कुछ कहना चाहेगा इस बारे में? नो सर। बढ़िया। तो वापस 11th क्लास में जाएंगे पर मजे पूरे 12th क्लास के उठाएंगे। क्वेश्चन होगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। अच्छा, तो उत्कर्ष हम कौन सी क्लास में अभी? सर 11th। 11th में। शाबाश, बच गए तुम। बहुत तगड़ी बेइज्जती होने वाली थी तुम्हारी। समझदार हो। तो हम हैं 11th में, हमें तो पता नहीं भाई ये टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। हमें तो सिर्फ एक इक्वेशन निकालनी आती है और वो आती है लाइन की, जो कि मैंने सीखी थी किसमें? 11th में। क्योंकि मैं 11th में हूं तो मैं 11th की कॉन्सेप्ट्स की बात करूंगा। मेरे को तो सिर्फ लाइन की इक्वेशन निकालनी आती है और इधर भी लाइन की। पर मजे की बात यह है कि टेंजेंट और नॉर्मल लाइन ही है।
तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं तुमसे लाइन की इक्वेशन बार बार निकालूंगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब में टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकल गई। अच्छा, अब शुभम भाई अपना माइक ऑन कर लो। सर कर लिया। अब ऑफ कर लो। मनीष भाई आप ऑन करो। कर दिया सर। ठीक है, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। किसकी निकालनी है? टेंजेंट। भाई लाइन की निकालनी है। तुम तो 11th क्लास में, तुम क्यों ज्यादा समझदार बन रहे हो? सर टेंजेंट का तो 9th में बता दिया था ना। क्या? अच्छा 9th में बता दिया था। अच्छा इक्वेशन इक्वेशन तो नहीं बता। हाँ ठीक है, नहीं नहीं, एक्नॉलेज एक्नॉलेज। तुमने मेरे जोक का कचरा कर दिया, बट इट्स ओके। तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, और मुझे पता है टेंजेंट लाइन होती है। मेरे भाई लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होता है? सर पॉइंट्स चाहिए। एक पॉइंट और स्लोप। एक लाइन का पॉइंट एक और एक स्लोप। और उसकी स्लोप। ठीक है, तो टेंजेंट हाँ की जी सर। इक्वेशन निकालने के लिए भी मुझे क्या चाहिए? पॉइंट एक पॉइंट और स्लोप। और नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए भी मुझे क्या चाहिए? पॉइंट और पॉइंट। स्लोप। भाई हर क्वेश्चन में कोई कुछ कहना चाहता है? सर एक चीज पूछ रहा था, वो पूछो। 6.3 पहले कराओगे 2 से? नहीं 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 नहीं, मैं चैप्टर 6 नहीं करा रहा हूँ दोस्त। सर वही करा रहे हो? नहीं 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 नहीं, गलत फहमी गलत फहमी। रुको रुको रुको, ये गलत सवाल है यार, ये नहीं, रुको, इसका जवाब नहीं दूंगा मैं। आओ, तो ये था टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए चाहिए पॉइंट और स्लोप, और नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए चाहिए पॉइंट और स्लोप। अब मैं तुम्हें पॉइंट निकालना और स्लोप निकालने के लिए क्या क्या टैक्टिक चाहिए होंगी ये बता देता हूँ। इसके बाद मैं तुम्हें मैदान में खुला छोड़ दूंगा। तो मेरे भाई, सबसे पहले देख लो स्लोप निकालने का तरीका। सबसे आसान तरीका है। थोड़ा सा मैं तुम्हें 11वीं क्लास से ऊपर उठा रहा हूं, मजे आने वाले हैं तुम्हें। टेंजेंट का स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है dy/dx। ठीक है, यहाँ पे y क्या होता है? मान लो कोई कर्व दे रखा है, जैसे कि मान लो सपोज करो ये सर्कल था। पता चला तुम्हें ये सर्कल की इक्वेशन थी x²। सर कौन सा चैप्टर है ये? मुझे नहीं पता, आप बस सिर्फ देखते जाएंगे, सीखते जाएंगे, एंजॉय करते जाएंगे। जैसे YouTube पे कैरी मिनाती की वीडियो चला लेते हैं और ये नहीं पूछते कि क्या होने वाला, बस देखते जाएंगे, तो देखते जाओ। x² ये कौन है? प्लस, कोई कुछ कहना चाहता है? सर पूछ रहा था कि ये कौन है? कौन? कपिल पूछ रहा था सर। कौन पूछ रहा था? क्या पूछ रहा था? कौन कौन है? कैरी मिनाटी कौन है सर? अच्छा, कैरी मिनाटी। कैरी मिनाटी इज अ यूट्यूबर। आओ, x² प्लस वाई। अरे भाई मैं शुरू करता हूँ बीच में, तो 2 मिनट रुक जाओ। x² प्लस y² इक्वल टू 2 मिनट रुक जाओ, फिर दीपक कलाल की भी बातें कर लेंगे। टेंशन क्यों ले रहे हो? थोड़ा देख लो। x² प्लस y² इक्वल टू 1 अगर इस सर्कल की इक्वेशन है सपोज, और तुम्हें इसकी टेंजेंट का स्लोप निकालना होता, तो तुम कुछ नहीं करते, तुम इस फंक्शन का dy/dx निकाल देते। अब मैं यहां निकाल के दिखा देता हूं एग्जांपल, कि x² प्लस y² इक्वल टू 1 का dy/dx निकालते कैसे। ऐसे निकालते मेरे प्यारे भाइयों, कि यहां से x² प्लस y² इक्वल टू 1 है, तो अगर मैं x² को दूसरी तरफ ले जाऊं तो ये हो जाएगा y² इक्वल टू 1 माइनस x², और ये हो जाएगा y इक्वल टू √1 माइनस x²। यहां से मैं dy/dx निकाल लूंगा। √x का डेरिवेटिव क्या होता है, कौन बताएगा? 1/2, फिर वो उंगली का, फिर -1 माइनस 1/2। 1/2 √x। हाँ, यहाँ पे लेकिन x तो लिखा नहीं हुआ है, तो उंगली लगानी पड़ेगी। उंगली लगानी पड़ेगी, तो हम उठाएंगे भाई उंगली, और हमारी उंगली यहाँ पे लगा ली हमने, तो ये हो गया √, उंगली। √, उंगली का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1/2 रूट उंगली। और
उंगली के नीचे क्या लिखा है मुझे ऑलरेडी पता है। उंगली के नीचे लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर उंगली के नीचे लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे लिख देता हूँ, लेकिन लिखने की कीमत चुकानी पड़ेगी, और कीमत ये होगी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का दोबारा से डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा। अब इसको जब पूरे को सॉल्व कर दोगे तो ये आ जाएगा 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। शुभम भाई माइक ऑन कर लेंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? ओए 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 आर्टिस्ट रुको रुको, अरे यार शुभम भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का आएगा -2x। जोर से जोर से जोर से जोर से। -2x। वेरी गुड। 1 का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का -2x। तो जो ये आर्टिस्ट था ये गलत कर रहा था, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आएगा -2x बाय 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 से कटा 2 बचा -x बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया इसका स्लोप। टेंजेंट का स्लोप ऐसे निकलता है, ठीक है। एक सेकेंड, एक कॉल आंसर कर लो प्लीज। हेलो, एक सेकेंड। हाँ भाई क्लियर है dy बाई dx कैसे निकालना है? इसमें कोई शक है? हाँ पूजा क्या बोला आपने, एक बार रिपीट करेंगे? सर मैंने तो यस कहा था। यस का, ठीक है। तो dy बाई dx स्लोप निकालने के लिए dy बाई dx निकालना है, जो भी कर्व दे रखा है उसका। पर अगर तुम याद करो, अपनी याददाश्त में थोड़ा सा जोर डालो और ध्यान दो, तो 11वीं क्लास में जब स्लोप निकाला करते थे तो वो तो एक नंबर आया करता था, 1 2 3 कोई नंबर आया करता था। तो ये कैसा स्लोप आ गया भाई? -x बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कोई स्लोप नहीं है। इसमें x के अंदर डालने के लिए क्वेश्चन के अंदर पहले से वैल्यू दी रहती है। जैसे कि तुम्हें बोलेगा 1,2 पे स्लोप निकालना है, तो x की वैल्यू 1 दे रखी है, तो मैं x की जगह 1 डाल दूंगा और आंसर आ जाएगा। तो ऐसे वैल्यू पहले से दी रहती है, पर डेरिवेटिव निकालना होता है। तो तुम्हें टेंजेंट का स्लोप मैं बस ये बताना चाहता था, इसमें काम की चीज इतनी है, होता है dy बाई dx। उम्मीद करता हूं सबको क्लियर होगा। सर आप बोलो बच्चे। आपने जैसे एट 1,2 बोला, अगर इसमें देखेंगे तो हम 0 मतलब नॉट डिफाइंड आएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यहाँ पे स्लोप नॉट डिफाइंड हो गया। तो हो सकती है नॉट डिफाइंड। हाँ स्लोप नॉट डिफाइंड हो सकती है, कोई भी ऐसे 90 डिग्री पे लाइन होती है उसका स्लोप नॉट डिफाइंड ही होता है। सर एक मिनट, उसका नीचे वाला दोबारा रिपीट करना। कौन सा बच्चे? मैंने ये बोला सर ये कि अगर कोई पॉइंट आपको दिया रहेगा, सपोज एट 1,2 पे स्लोप निकाल रहे हो, तो जो डेरिवेटिव करके फाइनल आंसर आ जाएगा ना, उसको वैसे नहीं छोड़ना, उसमें वैल्यू डालनी है। स्लोप तो एक वैल्यू होती है, तो कौन सी वैल्यू डालेंगे? ये वाली x की वैल्यू होती है और ये वाली y की, तो जो भी वैल्यू डालनी पड़ रही है वो यहाँ पे पुट कर दो। समझ गए? सर x की कौन सी है? x की वैल्यू ये जो x, y है ना, ये पॉइंट दे रखा होगा तुम्हें यहाँ पे x1 y1। और y डालने की जरूरत ही नहीं है। ये यहाँ पे देखो ना, कहीं पे भी आ ही नहीं रहा है ऐसा कुछ भी y जहां मुझे डालना पड़े। यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन करूंगा तो बड़े अच्छे से समझ में आएगा, पर अभी कुछ काम की चीजें लिखते जाओ। अब आ जाओ, तुम्हें टेंजेंट का स्लोप पता चल गया, होता है dy बाई dx। मैंने दूसरी लाइन की जो आज बात करी है, अनोखी तरह की लाइन, वो है एक बार नॉर्मल। पिछले पेज पे जाना है दोबारा। ये लो, सर हाँ जी। इस फॉर्म से सारी लाइनों की हम इक्वेशन निकाल सकते, मतलब स्लोप निकाल सकते हैं या सिर्फ टेंजेंट की?
टेंजेंट की टेंजेंट की dy बाय dx से टेंजेंट की स्लोप निकलती है, सिर्फ टेंजेंट की। पर सर टेंजेंट भी तो लाइन है और बाकी भी तो लाइन ही होती है, फिर फर्क क्या है? ओह, बड़ा तगड़ा सवाल पूछा तुमने। अब तुम थोड़ा सा दिमाग लगवाओगे मेरा। अच्छा चलो भाई ठीक है, आ जाओ। मनीष भाई ने एक नया सवाल पूछ लिया है, इस पे बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भूल जाओ कुछ हो रहा है इस दुनिया में। देखो ये है हमारा टेंजेंट, स्लोप निकालना है इस पॉइंट पे, और फॉर्मूला कह रहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू dy बाय dx। पर भूल जाओ मैं 12वीं क्लास में हूं, तो मुझे चलो नहीं याद रखो तुम 12वीं क्लास में हो। स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy बाय dx। dy का मतलब होता है चेंज इन y और dx का मतलब होता है चेंज इन x। इतना क्लियर है मनीष भाई? हाँ जी सर। बढ़िया। अब जो ये फोटो मैंने बनाई है ना यहाँ पे, इसको मैं करूंगा जूम। देखो जो ये पॉइंट मैंने यहाँ पे बनाया था ना, ये डॉट, अब ये तुम्हें थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, देख पा रहे हो? हाँ सर। तो इस पॉइंट को अगर मैं और जूम कर दूंगा तो ये और बड़ा दिखने लगेगा, और जूम कर दूंगा और बड़ा दिखने लगेगा। मतलब ये एक पॉइंट को इस हद तक जूम करा जा सकता है कि ये पॉइंट खुद ब खुद एक लाइन लगने लगे। मतलब ये पॉइंट भी दिखने में दो दो बड़े पॉइंट दिखने लगे। जैसे कि अभी यहाँ पे ये इतनी बड़ी लाइन बन गया पॉइंट, अभी थोड़ी देर पहले हमें एक डॉट दिख रहा था बस। अभी ये इतना बड़ा दिखने लग गया हमें, और ये पूरा का पूरा कहां लाई कर रहा है? कर्व के ऊपर। मैं कोशिश कर रहा हूं वो चीज पकड़ने की जिससे तुम्हें समझ में आ जाए। पूरा का पूरा लाई कर रहा है कर्व के ऊपर, और कर्व को जब तुम डिफरेंशिएट करते हो तो निकलता है कि y x के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है। मतलब अगर ये सर्कल एक्सिस पे होता तो इस कर्व को डिफरेंशिएशन, इसके dy बाय dx का मतलब ये होता कि इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे तुम्हें ये पता चल जाता, और अगर dy बाय dx अगर इस पे निकाल रहे हो तो ये पता चल जाता इस पॉइंट पे y x के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है। तो वही तो तुम्हारा ये है, y x के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है। मतलब बेसिकली मैं सिर्फ इस चीज से भी बोल सकता हूँ। सर एक बार फिर से समझाना बात को, ये देखो सेकंड पुरानी। ओके, तुमने 11वीं क्लास में पढ़ा स्लोप ऑफ टेंजेंट ये होता है। देखो मैं बड़े सिंपल तरीके से बताता हूँ, ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना करते हुए। तुमने 11वीं क्लास में पढ़ा स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? है ना? नहीं तुमने नहीं पढ़ा था, तुमने पढ़ा था सिर्फ स्लोप ऑफ लाइन पढ़ा था। तुमने पढ़ा था स्लोप ऑफ लाइन। तो मनीष भाई का सवाल ये, और y2 माइनस y1 होता है dy और x2 माइनस x1 होता है dx। ठीक है, तो मनीष भाई का सवाल ये है, अगर स्लोप ऑफ लाइन dy बाय dx है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो आपने बोल दिया dy बाय dx है, पर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्यों नहीं बोला? स्लोप ऑफ नॉर्मल क्यों नहीं बोला? और काफी अच्छा सवाल है, मैं थोड़ा सा भौचक्का हो गया हूँ इस सवाल को सुन के। अभी जहां मेरा दिमाग लग पा रहा है वो ये लग पा रहा है कि जो टेंजेंट का पॉइंट है वो कर्व पे, नहीं यार अभी रैंडम इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा, अलाउ मी सम टाइम, इसे मैं कल की क्लास में डिटेल में डिस्कस करता हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे हो सकता है इसे। क्या नहीं कह रहे हो? सर, अगर तुम्हारे दिमाग में नॉर्मल सर
बोलो। जैसे स्लोप ऑफ किसी लाइन का फॉर्मूला ये है, तो नॉर्मल कर्व का भी वैसे आ तो सकता है, आ पर तो वो सकता है। परपेंडिकुलर होती है, हाँ, इसलिए हम डायरेक्ट 1 अपॉन वो ले लेते हैं, फॉर्मूला होता है हमारा। लेकिन इसके स्लोप ऑफ टेंजेंट के इसमें जो y है ये डायरेक्ट कर्व की इक्वेशन डालते हैं, पर नॉर्मल में नहीं डाल सकते। तो क्यों नहीं डाल सकते, सवाल वो है। ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, थोड़ा सा बस ये 6.4 की थ्योरी पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। तो मैं इसे कल की क्लास में डिस्कस कर देता हूँ। अभी जिस जिस सर, मोटिव के साथ एक बार क्लास शुरू करी है सर उसके आगे 6.4 करा रहे हो? नहीं नहीं 6.4 नहीं, मैं 11th क्लास की बात कर रहा था। अरे मनीष भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है अगर अभी आगे बढ़ जाऊं तो? नहीं सर, कोई नहीं, ऐसी कैसी बात कर रहे मैं इस बारे हैं, में क्या बात दिक्कत? करूंगा कल, बस अभी के लिए मेरे को थोड़ा सा समय देते हैं इसमें। तो इस मामले को कर देते हैं क्लियर। और हमने यहाँ बात करी स्लोप ऑफ टेंजेंट है dy बाई dx। अब देखो भाई, अभी के लिए ये मान लो टेंजेंट का स्लोप निकालना है कर्व को डिफरेंशिएट करके। नॉर्मल का स्लोप कैसे निकालना है? नॉर्मल एक लाइन होती है जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो अगर तुमसे, और दो लाइन जब परपेंडिकुलर होती हैं तो हमने 11वीं क्लास में पढ़ा है कि उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू -1 होगा। तो मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल तो तुम, स्लोप ऑफ टेंजेंट तो तुम पीछे से निकाल लोगे, जैसे मैंने यहां पे बताया डिफरेंशिएट करके। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू डाल देना और ये बन जाएगा तुम्हारा -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। और डायरेक्ट यहां पुट करना चाहो तो ये भी हो सकता है -1 बाय dy बाई dx। तो भाई बस इतना समझ में आया अभी के लिए कि स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है तुम्हारा dy बाई dx और स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। भाई कितने लोगों को क्या प्रॉब्लम है मुझे ये बता दो इसमें। सर नेक्स्ट पेज पे जाना, 1 मिनट। तो अब मैं आ रहा हूं वापस स्लाइड पे। मेरा मकसद क्या था याद दिलाने, मैं बात कर रहा था टेंजेंट और नॉर्मल की। मैंने तुम्हें स्लोप निकालना बता दिया। पॉइंट तुम्हें मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो मैं अभी कराने वाला हूं उनमें ऑलरेडी दिया रहेगा, पॉइंट तुम्हें गिवन रहेगा। पर स्टिल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, वो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। ये तुम लोगों को पता होना चाहिए, इसके अलावा इससे ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और वो ये है कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, सपोज करो इसकी एक इक्वेशन है और इसकी एक इक्वेशन है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? कोई मुझे बता सकता है? अगर मान लो सपोज इसकी इक्वेशन है x + y = 1 और इसकी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। वेरी गुड। इक्वेशन को सॉल्व कर। किसी को कोई दिक्कत है भाई इसमें? नो सर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। अब जरूरी नहीं है कि ये दो लाइन ही होंगी, हो सकता है ये लाइन और सर्कल हो, सर भूल गया है ये वाला टॉपिक। हो सकता है दो लाइन और सर्कल हो सकता है लाइन और कुछ और हो। पर दो कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का, कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका है दोनों कर्व की इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? पहली इक्वेशन में से, जैसे कि सपोज करो अगर यहां पे लाइन ही होती, अगर यहां पे सपोज लाइन ही होती तो हम इस इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल के इस वाली इक्वेशन में डाल देते, जो नॉर्मल हमारे सॉल्व करने का तरीका है। भाई 5 तक गिनती गिन रहा हूं, 1 2 3 4 5। अपने हाथ में पेन, नोटबुक और पूरी नजर स्क्रीन के ऊपर। तो मेरे प्यारे भाइयों,
कोई फंक्शन है, सपोज करो एफ एक्स इक्वल्स टू x+1, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे हम बताओ? क्वेश्चन ही बदल रहा हूँ। एक्स वाई वाले टेबल बना दो। हाँ ये ज्यादा इजी हो जाएगा। एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। मुझे नहीं पता यहाँ कितने लोगों को साइन एक्स का ग्राफ पता होगा, पर साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। सर जिगजैग। जिगजैग बोलते हैं उत्कर्ष इसे? भाई जिगजैग तो ऐसे फिर सारी हैं ऑलमोस्ट। जवाब दो उत्कर्ष। पता नहीं सर। अरे सॉरी मेरे भाई उत्कर्ष, सही तो लिख रहा हूँ मैं। हाँ सही लिख रहा हूँ, पाई/2। उत्कर्ष मैं हर क्लास में एक बच्चे के साथ थोड़ा सा ज्यादा मजाक करता हूँ, तो तुम वो प्यारे बच्चे हो, बुरा मत मानना कभी भी। हमेशा उत्कर्ष के साथ ही होता है। हर जगह। सर अगली बार से फिर आप आफ्ताब के साथ करोगे आपके। क्या कह रहे हो? आफ्ताब के साथ होगा सर। अगली बार मेरे साथ होगा? सर वो तो मैं फिजिकल क्लास में कर दूंगा, फिलहाल आफ्ताब के साथ करना। मैं तो चुप बैठा रहता हूँ, कुछ बोलता थोड़ा हूँ। चलो चलो एक मिनट रुको, इस पे बात करते हैं तुम्हारे इस मुद्दे के ऊपर। मेरे प्यारे भाइयों देखो, ये जो ग्राफ है यहाँ पे, ये कर रहा है इंक्रीज। प्यारी प्यारी बातें कर रहा हूँ, पहले से पता है तो गॉड ब्लेस यू, नहीं पता है तो सुनते जाओ, कोई किताब की जरूरत नहीं है, कोई ग्रंथों की बातें नहीं पढ़ रहा मैं यहाँ पे। ये हो रहा है इंक्रीज, सभी लोग एग्री कर रहे होंगे भाई, इंक्रीज इंक्रीज ही होता है, बढ़ रहा है इंक्रीज। ये हो रहा है डिक्रीज, ये भी हो रहा है डिक्रीज, फिर यहां पे कर रहा है इंक्रीज, और ये इंक्रीज करता गया करता गया करता गया, फिर यहां से शुरू हो गया डिक्रीज। उम्मीद करता हूं सब लोग मेरी बातें समझ रहे होंगे। अब जहां ये इंक्रीज कर रहा है, जहां ये इंक्रीज कर रहा है, इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं। हमने करा जूम, तो जूम करा तो ये ऐसा दिख रहा है भी इंक्रीज करते हुए। यहाँ 0 लिखा है, यहाँ पे कुछ लिखा है। मेरे प्यारे भाई अगर मैं बीच का कोई पॉइंट ले लूं, यहाँ 2 पॉइंट ले लूं, यहाँ पे अगर मान लो मैं वैल्यू ले लूं a और यहाँ पे ले लूं b, मैं देखना चाहूं a पे क्या आंसर आ रहा है और b पे क्या आंसर आ रहा है। तो अगर a पे यहाँ पे मान लो 1 लिखा है, तो यहाँ पे कोई 1 से बड़ा ही नंबर लिखा होगा ऑब्वियसली। तो इसको कहते हैं इंक्रीज, इसको कहते हैं इंक्रीज, बढ़ने को इंक्रीज कहते हैं। और कितना इंक्रीज करा उसे कहते हैं रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज कैसे निकालते हैं? रेट ऑफ चेंज ऐसे निकालते हैं कि अगर ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो y एक्सिस कितना चेंज करी। अगर ये तुम्हारा 2 था, मतलब 1 से 2 हो गया, तो हम कहेंगे ये 1 से 2 हो गया। और कितनी देर में हो गया? इतनी देर में हो गया जितनी देर में ये a से b हो गया। तो इसे कहते हैं रेट ऑफ चेंज, कि हमारा y एक्सिस इतना चेंज हुआ जब x एक्सिस इतना हुआ। मतलब अगर आप x में a से b तक जाओगे तो y 1 यूनिट इंक्रीज हो रहा है, यह होता है रेट ऑफ चेंज। इसको अगर मैं थोड़े अच्छे तरीके से लिखूं तो लिख सकता हूं y2 में से y1 की वैल्यू निकाल दी और x2 में से x1 की, और इसी को बोलते हैं dy/dx। तो जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था dy/dx बोलते हैं टेंजेंट के स्लोप को, ऐसे ही रेट ऑफ चेंज को भी बोलते हैं dy/dx, ऐसे ही रेट ऑफ चेंज को बोलते हैं dy/dx। तो अब मैं 2 एग्जांपल लेता हूं, यही वाला एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो ये ग्राफ था, यहाँ पे लिखा है 1, यहाँ लिखा है 0, यहाँ पे चलो 4 मान लो, यहाँ लिखा है 1 2 3। अब मैं निकाल रहा हूँ 1 से लेके 3 के बीच में, चलो 1 से लेके 2 के बीच में निकाल रहा हूँ क्या चेंज आया। तो मान लो 1 को मैंने ऐसे करा, ये यहाँ हो रहा है, 2 को ऐसे करा तो ये यहाँ हो रहा है। ये मान लेते हैं यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ये मान लेते हैं 2.5 हो गया। अच्छा अब मैं चेंज निकाल रहा हूं, तो चेंज कैसे निकालूंगा कि y में कितना चेंज आया, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। चेंज निकाल रहा हूं, रेट ऑफ चेंज।
तो y2 माइनस y1, y2 किसे कहेंगे मेरे भाई? y2 मतलब x2 की वैल्यू पे जो y की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2.5 माइनस y1, y1 क्या है? y1 है जो x1 की वैल्यू पे y की वैल्यू आ रही है 2 अपॉन में x2 माइनस x1, x2 कितना है 2 और x1 कितना है 1, तो मतलब ये है हमारा रेट ऑफ चेंज। हम माइनस करेंगे, क्या आ रहा है 0.5 अपॉन में 1 आ गया 0.5। मेरे भाइयों बताओ ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पूजा बंसी बताओ ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव है, वेरी गुड। और बंसी अभी म्यूट अनम्यूट मत करो, ये बताओ ये ग्राफ 1 से लेके 2 तक इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? सर इंक्रीज। वेरी गुड। तो हमने 3 चीजें बात करी, एक तो ये ग्राफ इंक्रीज कर रहा था और इसका रेट ऑफ चेंज आया पॉजिटिव। अब एक और ग्राफ की बात करता हूं। मान लो ग्राफ जा रहा था ऐसा, ये नया ग्राफ बना दिया मैंने। 0 यहां लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, यहाँ लिखा है 1, यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 3। 1 पे आ रही है हमारी ये वैल्यू, 2 पे आ रही है हमारी ये वैल्यू। मान लेते हैं यहाँ लिखा था 1, यहाँ लिखा था 2 और यहाँ लिखा था 3, और मान लेते हैं ये हमारा है 2.5 लगभग। अच्छा, चेंज निकालना है फिर से, रेट ऑफ चेंज। आफ्टर पहले तो ये बताओ ये ग्राफ तुम्हें क्या लगता है, डिक्रीज कर रहा है इंक्रीज कर रहा है? डिक्रीज। डिक्रीज कर रहा है। अब रेट ऑफ चेंज निकालते हैं। रेट ऑफ चेंज कैसे निकालेंगे? वही y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो हमारा y2 तो है यहाँ पे 2.5, ये आ रहा है 2, नहीं सॉरी y2 तो इसके रिस्पेक्ट में निकलेगा ना, दूसरी वाली वैल्यू के रिस्पेक्ट में। तो y2 आ रहा है 2, y2 आ रहा है 2 और y1 क्या है? y1 है जो 1 के रिस्पेक्ट में वैल्यू है, 1 के रिस्पेक्ट में वैल्यू है 2.5 अपॉन में x2 क्या है? x2 है सर हाँ बोलो सर थोड़ा पहले से रिपीट कर दोगे, अभी ज्वाइन किया है मैंने। शुभम भाई। तुम लेट, मैंने फोन भी किया तुम्हें, कहाँ थे तुम? गायब। सर वो बैटरी डाउन पड़ी थी ना, तो मैंने क्या बोलते फोन ऐसे ही रख दिया था साइलेंट पे। लाइट चलो अभी आई है जस्ट। अभी मैं रिपीट करूंगा, अभी तुम्हें समझ में आएगा। देखो मैं दोबारा रिपीट करने वाला हूँ सारी बातें। सर इसकी कॉल तो उस पे आ रही थी ऑन अनदर कॉल, किसी और से बात बैटरी कर रहा डाउन था। थी, मतलब ओ बहाना। भाई मजे आ गए ना तुम लोगों को? थोड़ी सी गॉसिप्स करके हैं, इसी चीज का इंतजार करते हो। मेरी आवाज तो बुरी लगती है तुम्हें। सच है सर। आओ, y2 की वैल्यू आ गई तुम्हारी। कैसे पता लगाई मैंने y2 की वैल्यू? ये तुम्हारा x1 है, ये तुम्हारा x2 है। x2 के आगे जो वैल्यू आ रही है वो y2 है और x1 के आगे जो वैल्यू आ रही है वो y1 है। तो ये हो गया y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 हो गया 2 माइनस 1। 2 माइनस 2.5 आ रहा है मेरा माइनस 0.5 अपॉन में 1। तो ये आ गया माइनस, ये आ गया माइनस 0.5। अच्छा, अब मनीष भाई अपना माइक ऑन कर लो। हाँ जी सर। मनीष भाई एक तो तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, तेज बोलना। हाँ सर। हाँ, पहले मुझे ये बताओ ये ग्राफ डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है? सर डिक्रीज कर रहा है। सर डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि तुम्हें वैल्यू कम होती हुई दिख रही है। दूसरा, ये जो आंसर आया तुम्हारा रेट ऑफ चेंज का, ये पॉजिटिव आया है नेगेटिव आया है? सर नेगेटिव। ठीक है, अब बस माइक ऑन कर लो। तो हमें भाई ये पता चला कि ग्राफ डिक्रीज कर रहा है तो रेट ऑफ चेंज मेरा नेगेटिव आया है। अब मैं 4 बार बोलूंगा, एक ही बार नहीं 2 बार बोलूंगा बस। ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है तो रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव आ रहा है। ग्राफ डिक्रीज कर रहा है तो रेट ऑफ चेंज नेगेटिव आ रहा है। ग्राफ अभी कलर बदल के बोलते हैं। ग्राफ इंक्रीज कर रहा है तो रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव आ रहा है। ग्राफ डिक्रीज कर रहा है तो रेट ऑफ चेंज नेगेटिव आ रहा है। और दूसरी स्लाइड में मैंने बताया था रेट ऑफ चेंज होता है dy बाय dx, क्योंकि y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 को ही dy बाय dx बोलते हैं। तो रेट ऑफ चेंज मतलब dy बाय dx। अब मैंने नया फॉर्मूला बना दिया जो आप सभी लोग लिख सकते हैं
कि अगर ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, पहले गाना बोलता हूं, गाना याद कर लेंगे, वो जो बीट अभी बजी थी उसी के ऊपर है गाना। अगर ग्राफ इंक्रीज कर रहा है तो रेट ऑफ चेंज हमारा पॉजिटिव है, अगर ग्राफ डिक्रीज कर रहा है तो रेट ऑफ चेंज हमारा, अगर थोड़ा ऑफ बीट हो रहा हो तो बुरा मत मानना, पर बिल्कुल बीट पे बनाया, अगर ग्राफ डिक्रीज कर रहा है तो रेट ऑफ चेंज हमारा नेगेटिव है। अब हमने दूसरा गाना जो था, जो दूसरी स्लाइड पे लिखा हुआ था, वो ये था कि रेट ऑफ चेंज होता है dy बाय dx और पॉजिटिव को बोलते हैं ग्रेटर देन 0, रेट ऑफ चेंज होता है dy बाय dx और नेगेटिव को बोलते हैं लेस देन 0। मेरे प्यारे भाइयों, इस चीज को आप अपनी अपनी नोटबुक पे या अपने दिमाग पे लिख लेंगे। शुभम भाई, क्लियर हुई बात? समझ में आ गया? पूरा रिवाइज करा दिया? यस सर, ठीक है क्या कहते हो? जोर से बोलो, जय माता की। सर। जय माता दी। ओए, वो मत बोलो, ये बताओ समझ में आया? सर आ गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये हमने बात करी। मैंने, ओए शुभम तुम एक बात याद रखना, और मनीष तुम भी भाई, मैंने बोला था बुक बंद रखनी है, किसी ने अगर बुक खोल दी ना, मैं यहीं से बता रहा हूँ कुछ गलत कर दूंगा। सर बंद है, उठाई नहीं अब तक। हाँ, बुक नहीं खोलनी बिल्कुल भी। अब आ जाओ तो काम पता पे। कैसे चलेगा आपको? पता भी नहीं चलेगा, कब गायब हो जाओगे घर से, घर वाले कहेंगे लॉकडाउन में कहाँ चला गया। ये सब भी करते हो सर? क्या कह रहे हो बच्चे? सर मैंने तो सुबह से नहीं खोली बुक। सुबह से नहीं खोली बुक? अरे भाई मेरे को इतना बुक नहीं बंद करने का। सर उठा लो इसको घर से उठा लो। चलो ठीक है, कोई नहीं भाई। तो मेरे प्यारे भाइयों, ग्राफ होता क्या है? आओ अब चलते हैं पहली वाली स्लाइड में। ग्राफ होता क्या है मेरे प्यारे भाइयों? ग्राफ क्या होता है? ग्राफ होता है फंक्शन। ग्राफ और कुछ नहीं होता, ग्राफ फंक्शन होता है, उसके पॉइंट पॉइंट पे प्लॉट कर देते हैं, तो ग्राफ फंक्शन ही होता है। तो अब बात ये है, आपको मिलेगा फंक्शन, ठीक है? अब आ जाओ मुद्दे की चीज पे। तुम्हें दिया बाबा जी ने फंक्शन, बाबा जी ने बोला ये है तुम्हारा फंक्शन x² - 1, ठीक है? अब बोला बताओ, ये नहीं बोला ऐसा ग्राफ बनाओ, बोला बताओ ये डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, और बोला कि भाई एक पॉइंट दे रहा हूं मैं तुम्हें, बोला -5 से लेके -2 के बीच में बताओ कि ये डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, ठीक है? अब सवाल ये है कि तुम ग्राफ बनाए बिना तो बता पाओगे नहीं, सच बात तो ये है। अब मैं तुम्हें पहले समझा देता हूं कैसे होगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तुम्हें समझ में आ गया? ये ग्राफ देखो मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे शुभम, ये ग्राफ यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे dy बाय dx क्या होगा शुभम बताओ? पॉजिटिव या नेगेटिव? सर पॉजिटिव। और यहाँ पे क्या होगा जहां डिक्रीज कर रहा है? नेगेटिव। और फिर जब इंक्रीज कर रहा है फिर क्या होगा? पॉजिटिव। फिर डिक्रीज कर रहा है? नेगेटिव। तो देखो, जब मैं बोल रहा हूं फिर इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, तो इसके बीच में मैं एक सांस ले रहा हूं, सांस ले रहा हूं मैं थोड़ी सी। वो सांस क्यों ले रहा हूं? वो सांस ये ले रहा हूं क्योंकि एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जिसके चलते वो चीज बदल रही है। इस पॉइंट को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो किसी भी फंक्शन में क्रिटिकल पॉइंट पता लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पता होगा तो ही हम चेक कर पाएंगे कि उस पॉइंट के आगे या पीछे वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पे तो जैसे सपोज करो तुम्हें इसने कुछ पॉइंट दे दिए क्वेश्चन में, अब मैं ये पॉइंट हटा देता हूँ, तुमसे सीधा सीधा बोल रहा था चल भाई बता इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो इसका ग्राफ तो अब हम बनाने बैठेंगे नहीं पूरा इंफिनिटी से इंफिनिटी तक का या जो भी। तो हम क्या पता करते हैं? क्रिटिकल पॉइंट क्या है। हमें नहीं पता इधर उधर दूर तक क्या, और हम पे क्रिटिकल पॉइंट क्या है, क्योंकि अगर मुझे ये पॉइंट पता चल गया कि जहां पे ये ग्राफ पलटी खा रहा है, तो मैं उसके रिस्पेक्ट में चेक कर लूंगा कि ये क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड में इंक्रीज कर रहा था या डिक्रीज कर रहा था, राइट साइड में इंक्रीज कर रहा था या डिक्रीज कर रहा था। यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है? क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? क्लियर हुआ? सर एक बार रिपीट करना।
बच्चे मैंने बोला ये फंक्शन यहाँ इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है। तो जो इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है के बीच में पॉइंट आता है, उसे बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। वो क्रिटिकल पॉइंट निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम क्रिटिकल पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही चेक करते हैं कि हमारा फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग है और कहाँ डिक्रीजिंग। अब सुनो नई बात कि क्रिटिकल पॉइंट की प्रॉपर्टी होती क्या है। ध्यान से सुनना भाई, बहुत काम की बात है, मुझे नहीं पता तुम लोगों को पता है नहीं पता। सॉरी गाइस। तो क्रिटिकल पॉइंट की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आप क्रिटिकल पॉइंट पे टेंजेंट डालोगे तो ये टेंजेंट जो है ये हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी। अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट पे टेंजेंट डालूंगा तो टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी क्रिटिकल पॉइंट पे। क्रिटिकल पॉइंट पे टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। इसका मतलब टेंजेंट का स्लोप एक्स एक्सिस के स्लोप के बराबर होगा। चलो भाई, टेंजेंट का स्लोप क्या होता है मनीष बताओ? dy by dx। गॉड ब्लेस यू डियर। और एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है कपिल भाई बताओ? कपिल बाबू एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है? आफ्ताब बताओ। सर जीरो। जीरो। तो क्रिटिकल पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है कि dy by dx जीरो होगा। तो मतलब अगर आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, अगर आपको ये वाला पॉइंट निकालना है जहां पे दुनिया बदल रही है, जहां पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता लग रहा है, तो आपको सिंपल ये करना है, आपको dy by dx को जीरो रख देना है। अब देखो ध्यान से समझना, समझ में आएगा सब कुछ। अगर तुम्हें इस फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं तो क्या करोगे? तुम इसके dy by dx को जीरो रख दोगे। शुभम भाई बताओ इस फंक्शन का dy by dx क्या आएगा? सर 2x। गॉड ब्लेस यू। 2x इक्वल टू जीरो। तो x की वैल्यू क्या आई? जीरो आ गई। मतलब इसका एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, वो है जीरो। अब जीरो के पहले कैसा ग्राफ है, जीरो के बाद कैसा ग्राफ है, वो मुझे नहीं पता, पर इतना पता है कि जीरो के आगे ये बदलेगा, या तो ये ऐसे बदलेगा और या ये ऐसे बदलेगा। अब मुझे नहीं पता कैसे बदलेगा, पर ये जीरो पे चेंज होगा, मुझे इतना पता चल गया। तो अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि मुझे रैंडमली बहुत सारी जगह पे चेक करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं 50 जगह पे सर चेक कैसे करूंगा। पता चला कि जीरो पे ही चेंज होगा? क्या कह रहे हो? जीरो पे ही चेंज होगा ये कैसे पता चला? क्योंकि जीरो क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब वही होता है कि कहां पे चेंज हो रहा है। पहली स्लाइड में जैसा मैंने बताया, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है कहां चेंज आ रहा है, और जहां चेंज आ रहा होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर स्लोप ऑफ टेंजेंट हमेशा एक्स एक्सिस के स्लोप के बराबर होता है। मतलब dy by dx जीरो होता है। क्लियर हुआ पीयूष भाई क्वेश्चन का आंसर? जीरो ही क्यों होता है समझ नहीं आया। क्योंकि टेंजेंट जो होती है उस पॉइंट के ऊपर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, और जब पैरेलल हो जाती है तो टेंजेंट का स्लोप एक्स एक्सिस के स्लोप के बराबर होता है। क्लियर हुआ? लास्ट टाइम बताना, 5 सेकंड में लास्ट टाइम कोई भी बताना। क्रिटिकल पॉइंट ले लो, ये वाला ले लो, मैं यहाँ पे टेंजेंट बना रहा हूं, देखो ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। समझ रहे हो? मैं कोई रैंडम ग्राफ ले लेता हूं, सपोज ये है मेरा ग्राफ। यहाँ पे क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट है? ये क्रिटिकल पॉइंट है, ये क्रिटिकल पॉइंट है। सर ये पूछा है टेंजेंट जीरो क्या होता है? क्या क्या कह रहे हो? ये क्रिटिकल पॉइंट है, ये क्रिटिकल पॉइंट है, ये क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे चेंज आ रहा है। मतलब तुम जिसको कह रहे हो ना चेंज आ रहा है कैसे पता चला, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट की प्रॉपर्टी ये होती है कि क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर अगर मैं टेंजेंट खींचूंगा, देखो ये खींच रहा हूँ टेंजेंट, ये खींची टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये भी एक्स एक्सिस, मैं थोड़ा सा अभी अच्छे से बनाता हूँ इसको, ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी, ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी, ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी। तो मतलब टेंजेंट पॉइंट पे जितनी
क्रिटिकल पॉइंट पे हमेशा टेंजेंट एक्स एक्सिस से पैरेलल आती है, और अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो dy by dx 0 है। पीयूष भाई क्लियर हुआ? क्लियर सर। इसी तरीके से मैंने dy by dx को 0 रख के वो पॉइंट निकाल लिया जो क्रिटिकल पॉइंट है ये। अच्छा, इतना पता चल गया यहां चेंज होगा। अब फायदे की बात क्या है, देखो अब मैं क्या करूंगा, 0 से छोटा, मुझे इतना पता है कि 0 पे चेंज होगा, लेकिन 0 से पहले क्या होगा, 0 से पहले अगर इंक्रीज कर रहा था तो इंक्रीज ही करता रहेगा, चेंज तो होगा नहीं ऑब्वियसली, और डिक्रीज कर रहा था तो डिक्रीज ही करता रहेगा। आओ चेक कर लेते हैं। 0 से छोटा कोई पॉइंट बताओ शुभम भाई, 0 से छोटा कोई पॉइंट बताओ। सर -1। -1, तुमने बहुत सही पॉइंट बताया। अब मुझे यह बताओ तुम्हारा dy by dx कितना आया था? सर 2x। अगर तुम dy by dx के अंदर जो तुम्हारा 2x आया था, अगर x की जगह -1 डालोगे तो ये कितना हो जाएगा? -2। इसका मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है नेगेटिव है? सर नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा होगा इंक्रीज कर रहा होगा? सर डिक्रीज। तो मतलब चाहे कैसा भी बने पर वो ग्राफ डिक्रीजिंग ही बनेगा, ऐसे नीचे की तरफ ही आ रहा होगा। ठीक है, समझ में आ गया? इसका फायदा क्या हुआ क्रिटिकल पॉइंट का, कि मुझे एक ही पॉइंट पे चेक करना पड़ा, अपनी मर्जी का कोई भी पॉइंट उठा लिया मैंने -1। सर हाँ बोलो। सर तो ये कैसे पता चलेगा वो किस पॉइंट से नीचे आ रहा है? वो जानना ही नहीं है हमें, वो -∞ से आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे तो -1 से आना चाहिए ना? नहीं 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 नहीं, हाँ ठीक है, तुम कह रहे हो -1 से, पर मैं कह रहा हूँ कि भाई क्रिटिकल पॉइंट तो ये है ना, तो अगर -1 से नीचे आ रहा है तो उससे पीछे से भी नीचे ही आ रहा होगा, 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 नीचे ही चलता आ रहा है, क्योंकि चेंज तो कहीं हुआ ही नहीं, चेंज तो सिर्फ यहाँ पे ही आके होगा ना। ये अगर यहाँ से नीचे आया तो पीछे से भी नीचे ही आ रहा होगा। आंसर हुआ सर फिर हमने -1 ही क्यों लिया? बच्चे कुछ भी ले लो, -2 ले लो, आप -2 ले लो। -2 लोगे तो डेरिवेटिव का वो क्या आएगा, -4 आएगा, वो भी नेगेटिव आएगा। तुम -3 ले लो तो -6 आएगा, तुम -4 ले लो तो -8 आएगा, सब जगह डिक्रीजिंग ही आएगा। क्रिटिकल पॉइंट का फायदा सर ये फिर अगर हम है। पॉजिटिव क्या कह रहे हो? पॉजिटिव लेंगे तो? हाँ, अभी मैं आ रहा हूं उसके ऊपर। अब क्रिटिकल पॉइंट से आगे की वैल्यू लेते हैं, तो बताओ पूजा कौन सी वैल्यू ले? कौन सी वैल्यू ले पूजा, बताओ। यस सर। कौन सी वैल्यू ले, 0 से बड़ी कोई वैल्यू बताओ। सर 1। 1 ले लेते हैं। अब देखते हैं x = 1 पे क्या हो रहा है। तो एट x = 1 तुम्हारा dy by dx कितना था, 2x। इसमें जब x की जगह 1 डाल दोगे तो 2 1 आ गया 2। तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब यहाँ पे ये इंक्रीज कर रहा है। तो अभी इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर जो मैं लिखूंगा वो ये लिखूंगा, fx is स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल रहे हैं कि इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -∞ से लेके, एक मिनट यार ये मेरी ना स्क्रीन छोटी पड़ जाती है, एक मिनट सॉरी। इसका आंसर लिख के दिखाता हूं यहाँ पे। मैं आंसर लिखूंगा उसका, fx is strictly increasing in, शुभम भाई बताओ कहां से कहां तक इंक्रीज कर रहा है ये? सर 1 ये यहां तक सर पता 0, नहीं। ये 0 है 0, ये -∞ से 0 तक डिक्रीज कर रहा है, और 0 से लेके इंफिनिटी तक इंक्रीज कर रहा है। समझ में आया? ठीक है सर, ओके। 0 से इंफिनिटी तक इंक्रीज कर रहा है एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहां, -∞ से 0 तक। भाई कितने लोगों को डाउट है वो पूछ लो।
नो बुक डाउट। नहीं खोल, हाँ बोलो। नहीं है सर डाउट। नहीं है, कोई भी बुक नहीं खोलेगा। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं तुम लोगों से, प्लीज कोई भी बुक नहीं खोलेगा। क्लास में होते मैं नहीं खोलने देता, वहां पे हो मैं ज्यादा अपनी चला नहीं सकता, पर रिक्वेस्ट कर रहा हूं। सभी लोग क्वेश्चन करेंगे अपने अपनी नोटबुक पे। अगर तुम्हें स्क्रीनशॉट लेने हैं तो प्लीज ले लो। आज की क्लास का कॉन्सेप्ट इतना ही है, इसके बाद क्वेश्चंस हैं। बुक नहीं खोलनी ना अभी। बुक सर नहीं एक बार खोलनी है रिकैप दे बच्चे, दो। बुक नहीं खोलनी है। अरे यार मैक्सिमा मिनिमा निकालने का वो टेस्ट जो मुझे पहले से आता था, अब वो टेस्ट जो मुझे पहले से नहीं आता है वो देखो कैसे करेंगे। तो मेरे भाई सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होगा, तुम्हें फंक्शन दिया रहेगा कुछ कुछ, वही पुराना जुगाड़ है। तुम क्या करोगे, एफ डैश एक्स निकालोगे और उसे जीरो के इक्वल रख दोगे। जब एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल रखते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे करा हुआ है, एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल, तो एक्स की कुछ वैल्यूज आती हैं जैसे कि यहाँ पे आ रखी है। और ये वैल्यूज क्या होती हैं आफ्ताब बताओ? यस सर। ये होते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। तो मतलब एफ एक्स दे रखा है, एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल रख के क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो। अब क्या करो, अब तुम एफ डबल डैश एक्स निकालो। ठीक है, एफ डबल डैश एक्स तुम्हारा क्या होता है, डबल डेरिवेटिव। तो जो भी तुम्हारा एफ डैश एक्स आया था उसको दोबारा से डेरिवेटिव कर दो, कुछ आएगा। अब क्या करो, इस वैल्यू के अंदर क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल मतलब ये करो, क्रिटिकल पॉइंट्स पे एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू चेक करो। एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू चेक करो। अब जिस क्रिटिकल पॉइंट के लिए, जैसे कि यहाँ पे कितने क्रिटिकल पॉइंट आए शुभम बताना, क्या क्या है क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे? सर 2 आए हैं, -2 क्या क्या आए बताओ? -2 -1। तो जिस क्रिटिकल पॉइंट पे, एक बार तुमने मान लो -2 डाला इसमें, एफ डबल डैश -2 डाला तुमने, एक बार एफ डबल डैश -1 डालोगे, जिस क्रिटिकल पॉइंट पे ये लेस देन 0 आ जाएगा, ये इस पे नेगेटिव आएगा, लेस देन 0, तो तुम्हारा ये वाला पॉइंट जो x इक्वल टू -1 है, ये हो जाएगा मैक्सिमा। और जिस क्रिटिकल पॉइंट पे ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, वो पॉइंट तुम्हारा हो जाएगा मिनिमम। क्या कहते हो, इजी था? इसमें ये उल्टा क्यों है? बच्चे ये उल्टा होता है, मैंने इतना क्या कह रहे हो पूजा? सर स्टार्टिंग से बताना। अभी बताता हूँ। क्या तुम्हारा इंटरनेट स्लो है क्या? नो सर। अच्छा, तुम क्या कह रहे थे पीयूष? ये उल्टा क्यों होता है इसमें? बच्चे मैंने डबल डेरिवेटिव के ग्राफ को इतना ज्यादा स्टडी नहीं करा, तो मुझे इसका एग्जैक्ट रीजन नहीं पता कि इस पे मिनिमा क्यों होता है, मैक्सिमा क्यों होता है। मैंने याद करा हुआ एक तरीके से बताओ तो। ठीक है सर। और शुभम तुम क्या कह रहे थे? ठीक है, तुम्हें कोई भी फंक्शन दे रखा है, तुम्हें उसका मिनिमम मैक्सिमा निकालना है, तो तुम नॉर्मल इस तरीके से कर सकते हो जो हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करा। पर सेकंड ऑर्डर टेस्ट में क्या होगा, एफ एक्स दे रखा है, क्रिटिकल पॉइंट निकालो। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालोगे, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रख के, ये तुम्हारे क्रिटिकल पॉइंट निकल जाएंगे। फिर तुम डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, तभी तो इसका नाम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो और उसमें एक एक करके क्रिटिकल पॉइंट पुट कर दो। एक बार पुट कर दिया -2, एक बार कर दिया -1। -2 -1 मेरे क्रिटिकल पॉइंट थे पिछले क्वेश्चन में, मैंने इसलिए पुट करे हैं। एग्जाम्पल है, जो तुम्हारे क्रिटिकल पॉइंट होंगे वो पुट करना।
-2 डाला, देखा पॉजिटिव आ रहा है तो ये हो गया मैक्स मिनिमा। -1 डाला, सर नेगेटिव आ एक रहा ही है। हुआ तो क्या कह रहे हो? क्रिटिकल पॉइंट एक ही हुआ तो क्रिटिकल पॉइंट एक ही हुआ तो ठीक है, फिर एक ही मिनिमा या मैक्सिमा हो जाएगा। और सर जो क्रिटिकल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्या कह रहे हो बच्चे? क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो फिर मिनिमा मैक्सिमा कुछ होगा ही नहीं, फिर तो मिनिमा सीधा इन्फिनिटी होता है। जब कोई चीज सीधी जा ही रही है ऊपर तो खत्म, फिर तो मिनिमा मैक्सिमा क्या है, फिर तो सीधा इन्फिनिटी है। सर ये इन्फिनिटी वाला पॉइंट समझाना। कौन सा बच्चे? सर ये लास्ट स्टेप आप बता कह दो। रहे हो लास्ट कि आप कह रहे हो जो कि मिनिमा ये नेगेटिव वो इन्फिनिटी होता है। अच्छा, वो मैं ये कह रहा हूं कि अगर तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो मिनिमा मैक्सिमा भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, मिनिमा मैक्सिमा ही इन्फिनिटी हो जाएगा। अब जैसे मिनिमा कि कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा, जैसे कि सपोज करो ये तुम्हारा ग्राफ है, ये यूं जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसमें मैक्सिमा क्या है भाई? इसमें तो इन्फिनिटी है ना मैक्सिमा, पता ही नहीं कहां तक जा रहा है, क्रिटिकल पॉइंट तो है ही नहीं इसमें। इन्फिनिटी कौन सा, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव? ये तुम्हारा जो मैक्सिमा है वो तो पॉजिटिव इन्फिनिटी हो गया, बेसिकली नॉट डिफाइंड कह सकते हैं इसे, और जो तुम्हारा मिनिमा है वो नेगेटिव इन्फिनिटी हो गया। क्वेश्चन में आया तो fx इक्वल्स टू, क्या क्वेश्चन था वो शुभम बता सकते हो? क्वेश्चन था fx इक्वल्स टू -2x³ हाँ, -9x² -12x + 1। -9x²। अब मैं इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो दिखा दिया, अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करके दिखा रहा हूं। तो भाई वही तरीका है सॉल्यूशन करने का। पूरी कहानी मैं उम्मीद कर रहा हूं तुमने लास्ट वाला जो स्क्रीन था उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था सेकंड ऑर्डर का। तो तुम्हारा ये सबसे पहला स्टेप क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट निकालो। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे? f' से। तो सबसे पहले f' तो निकाल ही लेते हैं। चलो इतना ही छोड़ देते हैं। ये तुम्हारा आ गया f'। अगला काम क्या करना है तुम्हें? नेक्स्ट स्टेप क्या है? क्रिटिकल पॉइंट निकालो। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालोगे? f' इक्वल टू 0, -6x² -18x -12 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व कर दोगे तो x की वैल्यू 2 आएंगी। क्या आ रही थी भाई x की 2 वैल्यू? सर -1 -2। ठीक है, -1 और -2, -1 और -2। अब अगला स्टेप देखो क्या होगा। ये तुमने निकाल दिया क्रिटिकल पॉइंट। अरे क्या हो गया यार, हमारी लिखी हुई, हमारा खजाना खो गया। हाँ, आ जाओ अगले स्टेप पे। क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए, अब डबल डेरिवेटिव निकालो। डबल डेरिवेटिव इसका क्या आएगा? -6 दूनी 12x -18। ठीक है, डबल डेरिवेटिव निकाल लिए। अब थर्ड स्टेप पे आ जाओ। थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप है वैल्यूज पुट करनी है दोनों क्रिटिकल पॉइंट। एक बार डालूंगा x इक्वल टू -1 और एक बार डालूंगा x इक्वल टू -2। x इक्वल टू -1 पे f'' की वैल्यू देखते हैं क्या आ रही है। 12 -18 -6। x इक्वल टू -2 पे देखते हैं। 24 -18 6।
ये आ रही है लेस देन 0, ये आ रही है ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो जब तुम्हारा डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो पॉइंट क्या होगा? मैक्सिमा। मैक्सिमा। तो हम लिखेंगे x इक्वल टू -1 इज मैक्सिमा। और जब तुम्हारा ग्रेटर देन 0 है तो ये पॉइंट क्या होगा? डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो पॉइंट क्या होगा? मिनिमम। तो यहां लिखेंगे दिस इज मिनिमा। भाई बताओ किसको क्लियर नहीं है ये? क्लियर है। क्लियर है? सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव से एक और बार बताना। क्या बच्चे डबल डेरिवेटिव देखो, ये तुम्हारा डेरिवेटिव था, ये इसको मैंने दोबारा से डिफरेंशिएट कर दिया। -6 था यहाँ पे, 6 दूनी 12, -12 x आ गया, -18 x का डेरिवेटिव 1 और -12 का 0। मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू भी सिखा दो। हाँ, अब ये भी बात बहुत सही बोल दी पीयूष भाई ने, याद दिला दी। इसी के बाद एक क्वेश्चन और पूछ देता है कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू भी बता दो। तो मेरे भाई मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कुछ नहीं है, बस जो तुम्हारे मैक्सिमम और मिनिमा है उनके ऊपर तुम्हारे फंक्शन की वैल्यू है। मतलब ये एक अलग क्वेश्चन मान लो, ये इसी क्वेश्चन का एक अलग सा पार्ट आ जाता है जो अलग से पूछ देता है। बोलेगा मैक्सिमम वैल्यू बता दो, ये अलग कॉन्सेप्ट है इसलिए 2 लाइन खींच दी। बोलेगा मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बता दो, तो ये कैसे निकालते हैं? तो fx की वैल्यू मिनिमा पे जो आती है वह होती है मिनिमम वैल्यू, और सिमिलरली मैक्सिमा पे जो आती है वो होती है मैक्सिमम वैल्यू। मतलब अगर मैं x इक्वल टू -1 को इस fx के अंदर डाल दूंगा तो निकल जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि x इक्वल टू -1 क्या है? मैक्सिमा। और x इक्वल टू -2 को जब इस fx में डाल दूंगा तो निकल जाएगी मिनिमम वैल्यू, क्योंकि x इक्वल टू -2 क्या है? मिनिमा। कितने लोगों को डाउट है? क्लियर है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलेगा, तुम्हें क्वेश्चन दे रखा है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसका सरफेस एरिया गिवन है, सरफेस फिक्स है, सरफेस इतना ही रहेगा, सरफेस एरिया गिवन है और वॉल्यूम मैक्सिमम है। ये तुम्हें शो करना है कि एक ऐसा राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसका सरफेस एरिया गिवन हो, उसकी वॉल्यूम तब मैक्सिमम होगी जब उसकी जो हाइट है वो उसके डायमीटर के 2r मान लो, हाइट जो है वो डायमीटर के इक्वल होगी। ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब करने का तरीका वही रहेगा, सॉल्यूशन तो बेसिकली यहीं से शुरू हो गया। अब मैं इसको करूंगा कैसे, लिखने का तरीका वो पहला पार्ट दिखाऊंगा। लेट एस बी द सरफेस एरिया, या एस बी द सरफेस एरिया। सर ये क्वेश्चन फिर से समझाना, क्या कह रहा है? अभी बताता हूँ। वी बी द वॉल्यूम, एच एंड आर बी हाइट एंड रेडियस। क्वेश्चन कह रहा है कि भाइयों प्रूफ करो कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसका सरफेस एरिया फिक्स है, सरफेस एरिया इतना ही रहेगा, उसकी वॉल्यूम मैक्सिमम तब होगी जब हम हाइट को डायमीटर के इक्वल कर देंगे। इस हाइट को डायमीटर के इक्वल कर देंगे। बेसिकली सपोज करो एक सिलेंडर बना रहे हो एक पेपर से, ठीक है, उस पेपर का सरफेस जो है वो फिक्स रहा। अब तुम उससे ऐसा भी बना सकते थे सिलेंडर, और तुम उसे तोड़ मरोड़ के काट पीट के ऐसा भी बना सकते थे। सरफेस एरिया फिक्स रहता इन दोनों का, पर वॉल्यूम फर्क पड़ जाता। तो वो कह रहा है भाई प्रूफ करो कि वॉल्यूम तब मैक्सिमम होगी जब हाइट जो है वो डायमीटर के इक्वल होगी। अब मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा वॉल्यूम कब मैक्सिमम। कौन सा क्वेश्चन है सर ये? कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 20। 20 थोड़ी है सर। 20 है बच्चे।
20 है। कौन सी बुक में देख रहा है? ठीक है। अच्छा, अभी मैंने एस मान लिया सरफेस एरिया। सरफेस एरिया गिवन था मतलब एस क्या है? एस है कांस्टेंट। वॉल्यूम मुझे मैक्सिमम करनी है, तो जितनी चीजें मुझे यहाँ पे दे रखी थी उससे मुझे इतना पता चल जाएगा कौन सी मेरी ऑक्सिलरी इक्वेशन है और कौन सी मेरी मेन इक्वेशन है। भाई सरफेस एरिया क्या होता है इसका, सिलेंडर का? 2 पाई आर एच आर प्लस एच पाई आर प्लस एच। हाँ, दोनों एक ही बात है। ये दे रखा है सरफेस एरिया। अब यहाँ पे एस कांस्टेंट है, तो ये तो मेरी हो गई ऑक्सिलरी इक्वेशन। कैसे पता चला? गिवन लिखा हुआ था इसके बगल में। प्रूफ क्या करना है? वॉल्यूम को मैक्सिमम। वॉल्यूम क्या होती है इसकी भाई बताना? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गई मेरी दूसरी इक्वेशन। ये है मेरी मेन इक्वेशन। मुझे v को मैक्सिमम दिखाना है। v को मैक्सिमम तो तब दिखाऊंगा ना जब यहाँ पे एक वेरिएबल होगा। ना यहाँ पे मैं dv बाई डी कर सकता, ना यहाँ पे मैं dv बाई डी कर सकता। तो अब मैं क्या करूंगा, पहली इक्वेशन से कुछ दिमाग लगाऊंगा। पहली इक्वेशन से मुझे कुछ निकालना पड़ेगा। अब देखो मैं कैसे करूंगा। कोई कुछ सोच रहा है इसमें क्या कर सकते हैं हम? किसी को दिमाग में आ रहा है? की वैल्यू डाल देंगे ऊपर से। h की वैल्यू डाल देंगे। वेरी गुड। यहां से अगर तुम सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 पाई आर एच, और यहां से h आ जाएगा s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 पाई आर। h की इस वैल्यू को उठा के हम इक्वेशन 2 में डाल देंगे। h की इस वैल्यू को उठा के हम इक्वेशन 2 में डाल देंगे। पुटिंग इन इक्वेशन 2। सर ये सरफेस एरिया कहाँ कह रहा है, समझ नहीं आया मुझे। बच्चे सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। सर वॉल्यूम की बात हो रही है, सरफेस एरिया की बात कहूँ, ये समझ नहीं आया। क्वेश्चन में कह रहा है गिवन सरफेस। अगर सरफेस गिवन है, वहां पे एरिया नहीं लिखा हुआ, पर बोल रहा है गिवन सरफेस, मतलब सरफेस फिक्स है। सरफेस फिक्स है मतलब सरफेस एरिया फिक्स है। ठीक है सर। ठीक है। पुटिंग इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या थी? इक्वेशन 2 थी ये। अब इसमें अगर मैं h की वैल्यू डालूंगा तो ये आ जाएगी h की वैल्यू s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 पाई आर। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं मेरे भाइयों। तो ये हो जाएगा, पाई से पाई काट देता हूं, आर से स्क्वायर काट देता हूं, यहां पे आ जाएगा एस आर माइनस 2 पाई आर क्यूब। कोई गलती तो नहीं करी मैंने? नो सर। वेरी गुड। अब इससे आगे बढ़ेंगे। ये मेरा फर्स्ट लेवल खत्म हो गया। मैंने एक मेन इक्वेशन बना दी अपनी। अब इसको मैक्सिमम मिनिमम करना है। मैक्सिमम मिनिमम करने का तरीका वही गाना चलाएंगे। जस्ट फॉर रिवीजन मैं थोड़ा सा गाना रफली लिख के दिखा रहा हूँ। डीवी बाई डी आर निकालूंगा। डीवी बाई डी आर को जीरो के जो भी आएगा मेरा क्या आएगा? डीवी बाई डी आर। एस आर का डेरिवेटिव क्या आएगा आर के रिस्पेक्ट में? वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। सिर्फ एस आएगा क्योंकि एस कांस्टेंट है, आर का 1 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 3 दूनी 6 पाई आर स्क्वायर। ये आ गया डीवी बाई डी आर। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करूंगा? डीवी बाई डी आर को 0 के इक्वल रख दूंगा। डीवी बाई डी आर को 0 के इक्वल रखा तो आ गया एस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से एस आ गया 6 पाई आर स्क्वायर। अब देखो बेसिकली मैं कह सकता हूं मैंने यहां से आर निकाल लिया। आर मेरा क्या आ गया? यहां से कह सकता हूं आर स्क्वायर। एस क्या था सर? एस क्या था? एस क्या था? सरफेस एरिया था। ठीक है। अब यहां से मेरा आर आ गया, बेसिकली आर स्क्वायर आ गया एस बाय 6 पाई। जब हाथों लगी है आर की वैल्यू तो यहां से मैं एच की भी निकाल लेता हूं। इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं आर की वैल्यू डाल दूं तो मेरी एच की वैल्यू भी तो निकल जाएगी। या बेसिकली अगर मैं यहाँ पे डाल दूं 2 पाई आर वाले की जगह तो भी तो मेरी वैल्यू निकल जाएगी। तो थोड़ा सा हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ये वाली इक्वेशन जो है मेरी, इसके अंदर आर की वैल्यू डाल दूंगा, मेरा एच निकल के आ जाएगा। करके देख लेते हैं। मदद करना, थोड़ी सी इक्वेशन अजीब सी है दिखने में। ये इक्वेशन 1 लिख रहा हूँ वापस से मैं। इक्वेशन 1 थी h इक्वल टू एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बाय 2 पाई आर। इसमें वैल्यूज डालनी है। कोई तुम में से किसी का दिमाग चल रहा है कहाँ वैल्यू डालें? s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर की जगह अगर डाल दूं s बाय 6 पाई
और यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई, और इधर डलेगा तुम्हारा r की जगह आएगा कितना, अंडर रूट s बाय 6 पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, बचा s माइनस 2s अपॉन में 2 पाई अंडर रूट s बाय 6 पाई। इसको सॉल्व करना जरा। सर 3 कहाँ गया? क्या कह रहे हो? ऊपर जाओ थोड़ा। हाँ वो बहुत 6 अच्छा, कैंसिल नहीं बहुत किया अच्छी आपने। गलती बताई तुमने मेरी। ये 3 भी, हाँ वो 3 रह जाएगा ना, कट जाएगा 2 से। हाँ ये कटेगा तो ये s बाय 3 आ जाएगा। अब बचा ली तुमने मेरी जान, में तो डर गया था एक पल को। s माइनस s बाय 3 आ गया 2s बाय 3 अपॉन में आ गया 2 पाई अंडर रूट s बाय 6 पाई। से थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं हम बस। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, आ गया s बाय 3 पाई। इसको अगर ऊपर भेज दूंगा आ जाएगा अंडर रूट 6 पाई अपॉन में अंडर रूट s। इसको थोड़ा सा, ये मेरी आ रही है h की वैल्यू, मतलब मैं इसको अगर थोड़ा सा काटा पीटी करोगे तो ये आ रहा है s इंटू रूट 6 इंटू रूट पाई। देखो तुम लोगों को सॉल्व करने का मेरे से अच्छा तरीका पता हो सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको ज्यादा इजी तरीके से आता है वो ज्यादा बढ़िया है। आंसर आना चाहिए। इसको कैलकुलेशन करेंगे, ये आ रहा है रूट 6। ये रूट 6 को रूट 6 ही लेने देता हूँ मैं थोड़ी देर, मैं तो कह रहा हूँ अपॉन में ये रूट पाई जो है ये नीचे वाले से कटेगा, ये नीचे बचेगा रूट पाई और यहाँ बचेगा 3। ये आई तुम्हारी h की वैल्यू। h की वैल्यू आ रही है ये, तो h स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई s इंटू 6 इंटू पाई इंटू 9। यह आ गया 3 दूनी 6, 3 3 9, आ गया 2s बाय 3 पाई। यह आया h स्क्वायर। अच्छा यह आया मेरा h स्क्वायर, तो मैं h स्क्वायर आया मेरा 2s बाय 3 पाई, और r स्क्वायर कितना आया था, s बाय 6 पाई। 6 पाई s बाय 6 पाई, तो मतलब मैं इसको ये लिख सकता हूं 2 4 इंटू में s बाय 6 पाई, ये लिख सकता हूं इसको मैं। देखो जरा, ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, यही बन जाएगा वापस से। तो ये बन गया 4r स्क्वायर। मतलब मैंने निकाल दिया h स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर। यहां से h कितना आ गया 2r। ये मुझे प्रूफ करना था। फिर से बताना सर, ये कैसे क्या करा आपने भी? पहले मैं स्क्रीन छोटा कर देता हूं। देखो क्वेश्चन के अंदर ना तुम्हें 2 चीजें दी होती हैं। एक दिया होता है मैक्सिमम मिनिमम प्रूफ करो, और एक कुछ साइड में दिया रहता है कि ये प्रूफ करो, एक्स वाई की वैल्यू ये है, हाइट इसके बराबर है। तो जो दूसरी चीज दी होती है प्रूफ करने के लिए, वो हमेशा सेकंड वाले स्टेप में होती है प्रूफ। सेकंड वाले मतलब जहां पे हम डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखते हैं, ये वाला। तो मैंने डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा, आर स्क्वायर की वैल्यू आई। आर स्क्वायर की वैल्यू को उठा के डाला तो एच स्क्वायर की वैल्यू आई 2s बाय 3 पाई। मुझे क्वेश्चन में दे रखा था प्रूफ करने को h इक्वल टू 2r, मुझे पता था ये यहीं से होना है। तो h इक्वल टू 2r कब प्रूफ होगा, मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ दिल से कि मैंने क्या दिमाग लगाया। h इक्वल टू 2r तब प्रूफ होगा जब h स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा। तो मुझे इतना तो पता चल गया था कि 4r स्क्वायर जैसा कुछ आने वाला। तो मैंने दिमाग लगाया कि 2s बाय 3 पाई को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू s बाय 6 पाई, क्योंकि ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, वापस वही आएगा। पर मजे की बात क्या होगी मेरे लिए, अगर मैं इसको लिख दूंगा, अगर मैं इसको 4 इंटू लास्ट में किसकी वैल्यू डाली आपने, वो h स्क्वायर वाला जब निकाल रहे थे आप? हाँ 2s अपॉन 3 पाई आया था, फिर क्या करा है? तो उसको जो 2s अपॉन 3 पाई आया था, मैंने उसको लिख दिया 4 इंटू s बाय 6 पाई। इसका फायदा हुआ कि s बाय 6 पाई r स्क्वायर के बराबर था, तो ये आ गया 4r स्क्वायर। समझ में आया? अब आ गया। तो अगर h स्क्वायर मेरा 4r स्क्वायर के बराबर आ गया तो h आ गया 2r के बराबर। तो मैंने पहली चीज तो प्रूफ कर दी। अब दूसरी चीज जो कि मेन चीज है, वो प्रूफ करना है कि वॉल्यूम मैक्सिमम है। तो वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूफ करते हैं। वैसे मेरा मन नहीं था तुम्हें ये क्वेश्चन पूरे कराने का, मैं सोच रहा था थोड़ा तुम्हें दूंगा, पर ये रिवीजन के लिए जस्ट एक क्वेश्चन मैं तुम्हें पूरा करा रहा हूँ। उसके बाद वाले फर्स्ट फेज कराऊंगा सबका। ये तुम्हारा अब तो थर्ड फेज पे आ गया हूँ। थर्ड फेज में क्या करना है, वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है। तो डबल डेरिवेटिव करेंगे तो निकालेंगे d2v बाय
डी आर स्क्वायर। देखें क्या आ रहा था हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, क्या आया था हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया था ये s माइनस 6 पाई आर स्क्वायर, s माइनस 6 पाई आर स्क्वायर। तो मतलब मैं अगर s माइनस 6 पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दूंगा तो मेरा डबल डेरिवेटिव निकल जाएगा। कौन बताएगा इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? s का तो आएगा 0, 6 पाई -12r। गॉड ब्लेस यू, -12 πr। तुम बिना वैल्यू डाले डायरेक्ट लेस देन 0 लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो? r रेडियस है, रेडियस कभी नेगेटिव होगा नहीं, पाई पॉजिटिव है, 12 पॉजिटिव है, तीनों को मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आ रहा है, साफ दिख रहा है ये एक नेगेटिव नंबर है, तो डायरेक्ट लिख दो। अब यहां लिख देंगे देयरफॉर v इज मैक्सिमम, v इज मैक्सिमम, वॉल्यूम मैक्सिमम है। कब मैक्सिमम है? जब h की वैल्यू 2r के बराबर आई है। मैं एक बार स्क्रीन को छोटा करके फिर से दिखा देता हूं, इसका थर्ड स्टेप सबसे छोटा रहा हमारे लिए। ओहो, ये हमारा सर स्क्रीन ज्यादा छोटी हो रही है, अभी कर देते हैं, इसे बड़ा कर देते हैं। ये बड़ा क्वेश्चन है इसलिए सर कॉम्प्रिहेंड करना मुश्किल हो रहा है। अच्छा लो, ये है तुम्हारा क्वेश्चन रहा, इसका फर्स्ट फेज रहा, ये फर्स्ट पार्ट। मैं एक एक पार्ट करके दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट पार्ट रहा जहां पे हमने क्वेश्चन को इंग्लिश से मैथ्स में डिकोड करने की कोशिश करी और हम फाइनली पहुंचे इस इक्वेशन पे, v इक्वल टू एस आर माइनस 2 पाई आर क्यूब। और सर रुकना जरा 20 सेकंड, इसी फर्स्ट पार्ट पे एक बार देखने एक चीज। ठीक है, समझने की चीज ये थी, क्वेश्चन में दे रखा था गिवन है सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया गिवन है, अगर सरफेस एरिया गिवन है, इसका मतलब सरफेस एरिया एस जो है वो मेरा कांस्टेंट है, तो उसको मैंने पूरे क्वेश्चन में कांस्टेंट के तरीके से ही देखा है। ये फर्स्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का। 20 सेकंड रुक जाओ बस, 1 मिनट। हाँ मेरे को ठीक है सर। अच्छा, सेकंड पार्ट था जिसमें मैंने डेरिवेटिव करा, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा, क्रिटिकल पॉइंट निकाला, मतलब आर स्क्वायर निकाला, उसकी आर निकाला, आर स्क्वायर निकाला, एक ही बात है यार, वो तो निकल ही जाएगा। आर स्क्वायर निकाला, फॉर्मूले में डाल के एच की वैल्यू निकाली। ये सब मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि क्वेश्चन मुझे पहले ही बता देता है मुझे क्या करना है। क्वेश्चन ने मुझे पहले ही बता दिया मुझे h इक्वल टू 2r प्रूफ करना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है तुम्हारा हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ बेस, हाइट डायमीटर के इक्वल मतलब h इक्वल टू 2r करके दिखाना है। तो मेरे दिमाग में एक ही भनक लगी हुई थी, भाई h इक्वल टू 2r करके दिखाना है। मैंने h इक्वल टू 2r प्रूफ कर दिया फाइनली मेरे सेकंड पार्ट में। ये था मेरा सेकंड पार्ट। ये क्वेश्चन मेरे भाइयों 6 मार्क्स का आता ही आता है। ये जितना भी पेपर को बदल देंगे इस क्वेश्चन को नहीं हटा पाएंगे। ये था सेकंड फेज, डेरिवेटिव 0 पॉइंट निकाल लिए, h इक्वल टू 2r प्रूफ कर दिया। अब मैं बात करूं थर्ड फेज की। थर्ड फेज मेरे लिए सबसे आसान, क्योंकि तुम जैसा यहाँ पे देख पा रहे हो डेरिवेटिव आया था s माइनस 6 पाई आर स्क्वायर, तो डबल डेरिवेटिव के लिए मैंने उसी को दोबारा से डिफरेंशिएट कर दिया। दोबारा से डिफरेंशिएट करा तो ये नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया तो मतलब वॉल्यूम मैक्सिमम आ गई और यहाँ पे मेरा आंसर पूरा हो गया। क्या कहते हो, समझ में आया? चलो उम्मीद करता हूँ आया होगा।